तो सज्जन फिर से आते हैं हमारे पास और फिर से बोलते हैं भाई मेरा गाना तुमने गाया नहीं। मैंने कहा सर कोशिश करूँगा मैं, रुक जाओ। ये सेकंड टाइम हुआ और थर्ड टाइम आने तक उन्होंने मुझे गन दिखा दी। कह रहे नहीं मेरा गाना गाए बगैर तो मैं तुझे उतरने नहीं दूंगा। तू गाना गाएगा तो जाएगा, देख ले अब तू गा रहा है या देख लिए, देख ये लगा हुआ है यहाँ पे। हेलो नमस्ते सलाम, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। आज मेरे साथ हैं वेरी वर्सेटाइल सिंगर और जब मैंने उनको पहली बार सुनाया था मेरे गूज़बम्प आ गए थे। आज आप उनको सुनेंगे और उनकी जर्नी के बारे में सुनेंगे और उससे पहले आप सोशल लाइट को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मेरे साथ हैं सुधीर यदुवंशी। सुधीर जी कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाने के लिए और इतने अच्छे शब्द मेरे लिए बोलने के लिए, थैंक यू सो मच। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही करूँगी कि आपकी सिंगिंग वाली जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? हर कोई ना किसी तरीके से संगीत से जुड़ा होता है, प्रोफेशनली नहीं मतलब, लेकिन फिर भी हर किसी की ज़िंदगी में किसी ना किसी तरीके से म्यूज़िक होता है। चाहे वो मतलब काम करते वक्त कुछ गुनगुना रहा हो, या हम सुनते हैं ना बाथरूम सिंगर्स, नहा रहे हैं तो कुछ भी जो अच्छा लगता है हम गा रहे हैं। तो संगीत ना आपको स्ट्रेस से दूर रखता है, तो किसी ना किसी तरीके से इंसान कनेक्टेड रहता है। मैं भी वैसे ही कनेक्टेड था। मतलब मेरा कोई प्रोफेशनली म्यूज़िक में आने का कोई में से इरादा नहीं था। मैंने सोचा नहीं था कि इसमें भी करियर कोई बना सकता है या हो सकता है। हालांकि मेरे दादाजी वो भी एक फोक म्यूज़िशियन थे। जैसे नुक्कड़ों में वो नहीं होते प्रोग्राम्स वगैरह, जैसे रामलीला वगैरह होती है ना, तो उसमें एक्ट होता है। डायलॉग्स जब ख़त्म हो जाते हैं तो एक बैकग्राउंड स्कोर वो होता है पुराने टाइम वाला ना, हारमोनियम पे और तबले पे और वैसे। तो वो उस तरह की चीज़ें किया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी प्रोफेशनली लिया नहीं उसको। ऐसे ही मेरे पापा थे, वो एक्ट करते थे और एक्ट करते करते गाते थे, तो उन्होंने भी कभी नहीं लिया। वो दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट रहे अपनी पूरी ज़िंदगी में। और मैंने भी जब ट्राई किया कि भाई मैं म्यूज़िक में जाऊं, तो उन्होंने मुझे भी बोला कि भाई ये कोई करियर नहीं है, इसमें आप कुछ नहीं उखाड़ सकते ज़िंदगी में बेसिकली उन्होंने मना ही किया था। तो मैंने ऐसे शुरू किया कि मैं स्कूल में था, जैसे छोटे छोटे ऑडिशंस होते हैं ना, एनुअल फंक्शंस होते हैं, है ना, स्पोर्ट्स डे हो गया और वो सब। तो ऐसे ही अपने मन बहलाने के लिए, है ना, लोगों के बच्चों के बीच में पॉपुलर होने के लिए, तो मैंने चलो गाते हैं, ठीक है। तो गाना शुरू किया ऐसे ही एनुअल डेज पे। लकीली वो सुनने में लोगों को, स्टूडेंट्स को और मतलब टीचर्स को भी, सबको बड़ा अच्छा लगने लगा। तो सब अप्रिशिएट करते थे। तब तक भी मतलब चल रहा था, प्रोफेशनली नहीं गया था। मैं बड़ा कैजुअली लेता था ना, कोई कंपटीशन में ले गए, गा लिया, जीत गए नहीं जीते चलो अपने घर चलो, है ना, रिफ़्रेशमेंट ज़रूरी है खाना पीना मिल जाता था। तो पहले यही होता था दिमाग में कि भाई चलेगा, कोई बात नहीं। तो एक टाइम तक ऐसे चला। फिर ये मैं कॉलेज में आया। पहली बात तो एक बात और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। मैं पढ़ने में बहुत ही एवरेज, और एवरेज भी नहीं कहूँगा मैं, कम ही कहूँगा अपने आप को ना। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। पर आपके पास एक्स्ट्रा टैलेंट तो है ही। हाँ, वो कैसे डेवलप हुआ वो तो ऊपर वाले को ही पता है। मैं बस ऐसे ही गाता था, कभी नहीं सोचा था गाऊँगा। तो ऐसे ही करते करते कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। वो भी लकीली बोलूँगा मैं, क्योंकि पढ़ने में उतना अच्छा था नहीं, तो उतने अच्छे परसेंटेज से मैं पास भी नहीं हुआ, बल्कि मैं इंग्लिश सब्जेक्ट में 12th क्लास में फ़ेल हो चुका था। फिर भी मैं वो होता है ना, क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह, कोटा वगैरह, उससे मैं पास हो गया। कॉलेज में गया तो कॉलेज में जाके एक अलग दुनिया देखने को मिली मुझे म्यूज़िक को लेके। मेरा एक नज़रिया वहाँ से डेवलप हुआ। मुझे एक इंटर कॉलेज होता है ना, आपस में ही इस कॉलेज के ही डिबेट काइंड ऑफ थिंग। हाँ, तो वहाँ पे कंपटीशन चलते हैं अलग अलग तरह के। कंपटीशन में मैं गया और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स और वो सब आए हुए थे। मतलब पूरे अपने वाद्य इंस्ट्रूमेंट्स उनके पास थे, हारमोनियम, तबला, सारंगी और क्या बोलते हैं उसको, सितार, है ना, तानपुरा वगैरह, जो एकूस्टिक तानपुरा। वो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक भी है अवेलेबल हर जगह। तो वो सब थे और सब ने गाया। फिर मेरी बारी आई, मैंने भी गाया। मैंने फिर वही कैजुअली गाया और मैंने गाया और जीत गया मैं। मतलब फर्स्ट प्राइज़ मिल गया मुझे। और इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स के सामने मुझे पहली बार ही हुआ कि यार ये क्या हुआ।
मतलब स्कूल में तो ठीक है, उस टाइम पे तो इतना सीरियसली कोई अच्छा गाने वाला आता भी नहीं था उतना ज़्यादा, है ना। लेकिन यहाँ पर तो सारे छटे हुए लोग बैठे हुए हैं और मुझे क्यों जिता रहे हैं ये लोग, है ना। और प्राइज़ भी मिला था, तो उस स्कूल में तो कैश प्राइज़ नहीं मिलते थे, लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा कैश प्राइज़ मिला था। तो वो मेरे लिए वो एक अट्रैक्ट, हाँ मोटिवेशन हो गया वो कि यार ये तो पैसे भी मिलते हैं तो मैंने कहा चलो अब आप मुझे बुलाओ, अब मैं गाऊंगा लग के। हाँ, तो सेकंड ईयर में मैं पहुंचा तो एक नाटक हुआ, कॉलेज में होता है नुक्कड़ नाटक और वो सब होते हैं, तो लेकिन वो थिएटर वाला था पूरा प्रॉपर। उसका नाम था जिस लाहौर नहीं वेख्या और जमिया ही नहीं। तो उसमें एक प्रोफेसर थे जो बहुत अच्छे खासे म्यूज़िक को अच्छे तरीके से जानते थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया। 14 एपिसोड के 14 गाने उन्होंने मुझे सिखाए, और मतलब हर एक एपिसोड होता था तो एक गाना गाना होता था। अच्छे खासे पैसे भी दिए, और जब वो नाटक ख़त्म हो गया मैं अपनी ज़िंदगी में फिर वैसे ही लग गया। एक दिन उन्होंने मुझे पकड़ा, मुझे लगाए, मुझे बहुत डांटा, मुझे बहुत गालियाँ दी कि तू टैलेंटेड है, तुझे गाना आता है, अच्छा गाना आता है, तूने सीखा नहीं है फिर भी तू अच्छा गाता है, सीखे हुए लोगों के बीच में जीत जाता है, फिर भी तू आवारागर्दी कर रहा है ना। क्या ये क्या है, क्या करेगा ज़िंदगी में ऐसे, है ना। एक दिन ऐसे ही कहीं रिक्शा चला रहा होगा उल्टी सुल्टी चीज़ें कर रहा होगा, कूड़ा बीन रहा होगा और वो कर रहा होगा, तो थोड़ी सी दिल पे लग गई मुझे कि यार तो बेइज्जती हो गई, अभी क्या करें। तो फिर 2-4 दिन थोड़ा उदास होने के बाद उन्हीं के पास में गया। मैंने कहा सर अब आप बताओ मुझे, आपने मुझे ये सुनाया है, बताया है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, अब आगे का रास्ता भी आप ही बताओ। तो एक कमला कौशिक, मुझे अभी याद है, मेरे प्रोफेसर थे, हिंदी प्रोफेसर मैम थी, और वो बड़ा म्यूज़िक को प्यार करती थी, उनके पास मुझे भेजा। उन्होंने बोला बेटा मैं तो अब उतना गाती नहीं हूँ, चल मैं तेरे को एक जगह पे भेज देती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी जगह पे सीखने के लिए भेजा। तो मैंने 1.5-2 साल अच्छे से लग के सीखा। सिर्फ मैंने उतना ही सीखा था और मुझे लाइव शोज़ मिलने शुरू हो गए वहाँ से, और तब से लेके अब तक जो भगवान करवाता जा रहा है मैं करता जा रहा हूँ। पर आप गाते भी बहुत अच्छा हैं। मैं तो पर्सनली फ़ैन हो गई जब मैंने आपको एक बार सुना, पहली बार। आप जब लाइव शोज़ करते हैं तो एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि आपको एक वेडिंग शो में परफॉर्म करते टाइम कुछ हरेसमेंट का कुछ सीन हुआ था। क्या था वो? जी, ये हमने रिसेंटली बहुत सारी न्यूज़ में सुना भी है ना कि किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ भी, मतलब जो लेवल जिनका हमसे बहुत ऊंचा है, जो पॉपुलर हैं, जिनके बहुत गाने, है ना, जिनको हम आइडल मानते हैं, उनके साथ भी हुआ है। तो बड़ा ये हिंदुस्तान पे, स्पेशली हिंदुस्तान के अंदर ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि बहुत ही अलग अलग माइंडसेट के लोग यहाँ पर रहते हैं, है ना। और एजुकेशन मतलब हर जगह शहरी में, जहाँ पर भी शहरी इलाकों में जहाँ भी ये होता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एजुकेटेड उतने नहीं होते इन चीज़ों को लेके, या फिर उनको लगता है ये भाई हमने ख़रीद लिया इसको, आर्टिस्ट को, तो उस कारण से ये चीज़ें होती हैं। तो मैं अपना किस्सा आपको बताता हूँ। मैं राजस्थान की ये बात है और बहुत रिसेंट की ये बात है। और कैटेगरीज भी होती हैं शोज़ की ना, जैसे प्राइवेट शोज़, कॉर्पोरेट शोज़, है ना, ओपन शोज़, कॉलेज फेस्टिवल, है ना, या फिर कोई भी अलग अलग तरह का फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल, बियर फेस्टिवल एक्सेट्रा। तो सबसे ज़्यादा जो डेंजरस होता है वो प्राइवेट होता है, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी आपको ना के बराबर मिलती है, क्योंकि एक फैमिली है जिसके घर में कोई प्राइवेट फंक्शन है या किसी की बर्थडे पार्टी है, ऐसा मतलब शादी है ना, प्री वेडिंग आफ्टर वेडिंग जो भी, तो उस तरह का था वो शो। और एक पार्टी करनी है उनको, तो और तो कोई वो नहीं है, सब मतलब आप भी अगर किसी आर्टिस्ट को अपने फंक्शन में बुक कराएंगे तो आप कुछ ना कुछ देख के, ना, मुझे ये बंदा ये तो नचाएगा पक्का, ये तो भंगड़ा पवाएगा, है ना, वैसा। तो सबने वैसे ही देख के किया होगा, लेकिन कुछ चाचा जी, ताऊ जी, फूफा जी ऐसे होते हैं ना बीच में आने वाले। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, सब लोग चाहते हैं भाई इतने सारे गाने गा रहा है, मेरा भी गा दे भाई, ये क्या हो गया। तो रिक्वेस्ट आई मेरे पास, मैंने उसको देखा, मतलब 5-7 रिक्वेस्ट आई हुई थी, उनकी भी आई हुई थी, उन्होंने पर्सनली मेरे पास आए भी एक बारी। तो उन्होंने बोला मेरा गाना गाओ। मैंने कहा सर मैं आपका गाना ज़रूर गाऊंगा अगर मुझे टाइम मिला तो। हालांकि मुझे वो याद नहीं था इतना अच्छे से गाना, तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अच्छे से शो निकालूं, बाकी सब एंजॉय कर लें, है ना। एक गाना नहीं गाऊंगा तो क्या दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम
जो भी सेट प्रिपेयर करके जाते हैं अच्छे से, है ना। हमारा एक 4-5 घंटे का लिस्ट है, हालांकि परफॉर्मिंग टाइम बहुत कम होता है, 1.5 से 2 घंटे होता है, लेकिन एक लिस्ट लंबी चौड़ी तैयार जो लाइव आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मर हैं, उनके पास होती है कि भाई किसी भी माहौल में किसी भी तरीके की चीज़ गाने पड़ सकती है आपको, है ना। पार्टी ट्रैक्स कभी भी गाने पड़ सकते हैं, या पार्टी करके लोग थक गए हैं, आप बैठ गए हैं, एक जाम उठा लिया है, चलो अब कुछ सूफी सुना दो। सो हर तरह का माहौल होता है, किसी भी तरह का गाना आपको कभी भी गाना पड़ सकता है, लंबी चौड़ी प्लेलिस्ट होती है हमारे पास। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि हर गाना तो नहीं, क्योंकि ये मेमोरी 128 इतनी ही जीबी की हो सकती है ना, मतलब टीबी तक नहीं पहुंची है अभी सारे गाने याद हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा ही हुआ, मुझे वो गाना उतना याद नहीं था ढंग से, और मैंने कोशिश भी किया कि भाई मैं बाकी सारी जो रिक्वेस्ट मुझे आती है मैं वो फुलफ़िल कर दूं, और सारे गाने नहीं गा सकता। मैंने अनाउंस भी किया वो कि भाई जो भी मैंने गाया, जितने भी रिक्वेस्ट आए हैं मुझे, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं आप सभी के लिए गाऊंगा, लेकिन अगर मैं नहीं गा पाऊँ तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना, क्षमा याचना। सारे गाने मुझे नहीं आते, मेरा मोटिव है आपको खुश रखना, मेरा काम ही है, मैं आर्टिस्ट हूँ। तो लगभग 80 मिनट्स का हमारा सेट हो चुका था, 80-85 मिनट्स का। तो सज्जन फिर से आते हैं हमारे पास और फिर से बोलते हैं, भाई मेरा गाना तुमने गाया नहीं। मैंने कहा सर कोशिश करूँगा मैं, रुक जाओ। ये सेकंड टाइम हुआ, और थर्ड टाइम आने तक उन्होंने मुझे गन दिखा दी। हाँ, थर्ड टाइम जब वो आए ना, तो लगभग सेट ख़त्म होने वाला था, 10-12-15 मिनट रह गए होंगे सेट ख़त्म होने में। उन्होंने मुझे बोला भाई मेरा गाना गा। मैंने कहा सर मुझे आता नहीं है, और मैंने बाकी सबके आपके परिवार के लोगों के गाने गाए हैं, तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा बस, और क्या। हमारा वक्त भी थोड़ा ख़त्म होने वाला है अभी, और डीजे तैयार है, आपको पार्टी करने को मिलेगी पूरी, कोई टेंशन नहीं है। कह रहे नहीं, मेरा गाना गाए बगैर तो मैं तुझे उतरने नहीं दूंगा। तू गाना गाएगा तो जाएगा, देख ले अब तू गा रहा है या देख लिए, देख ये लगा हुआ है यहाँ पे। मैं भी डर गया, क्योंकि और ये सीन मुझे लगता है कई सिंगर्स के साथ ऐसा हो चुका है। बिल्कुल बहुत सारे बड़े बड़े सिंगर्स के साथ हुआ है। कुमार शानू उस वक्त से लेके अब तक होता आ रहा है, और ज़्यादातर ऐसा वहीं होता है बीहड़ इलाकों में, हो ना। हालांकि वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई कमी थी या मतलब कोई गरीबी वाला सीन था, नहीं। अच्छे खासे बढ़िया अमीर लोग वही एक आर्टिस्ट को बुला सकते हैं ना। वैसे ही सब ओके रिपोर्ट, मतलब अच्छे लग रहे थे, सब ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, सब अच्छे से बात भी कर रहे थे, लेकिन कुछ वहीं के जो थे रहने वाले, जिन मतलब पैसा बहुत है, पैसे के साथ साथ अकड़ भी बहुत है, मेरी चीज़ होगी मैं करवा के छोड़ूंगा, वैसे वाला। कुछ लोगों का माइंडसेट होता है शायद पैसे से वो नहीं खरीदा जा सकता। हाँ बिल्कुल सही बात है, मतलब लेकिन फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं उनको समझा पाऊँ, मैं नहीं समझा पाया। मेरे बैंड मेंबर्स बहुत बुरी तरह से डर गए कि आज तो कोई गया। मेनली तो मैं ही जाने वाला था लेकिन आपने नहीं गाया था। हाँ मैंने नहीं गाया था, लेकिन और मैंने बैंड मेंबर्स से भी उस गाने के बारे में डिस्कस भी नहीं किया था कि ऐसा है। लेकिन जब हम डर गए तो फिर मैंने बोला सर 2 मिनट मुझे दो मिनट का वक्त दीजिए। मैंने बैंड को एक बारी बुलाया अपने पास, मैंने कहा भाई यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई है, अब गाना तो गाना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए, तो मुझे 5-10 मिनट दो, स्केल निकाल के आता हूँ, मतलब जो इसका जो भी नोट्स हैं वो सब, है ना। बैंड मेंबर्स को बताने पड़ता है ना बेसिक, भाई सी लगा दे, ए माइनर लगा दे, जी लगा दे, जो भी टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं। मैंने कहा मैं करके आता हूँ, ठीक है, बेसिक बीट्स बजानी है आपने, कोई ज़्यादा हैवी म्यूज़िक नहीं बजाना है, ठीक है, बंदा खुश होके जाए इधर से, टेंशन, ठीक है। उन्होंने मुझे थोड़ा टाइम दिया, मैंने गाया गाना, थोड़ा गाया, मतलब कि मुखड़ा एंड कोरस मैंने गाया, वो वहीं खड़े हैं, फिर गा मैंने फिर गाया, उन्होंने बोला फिर गा, मतलब मैंने 3-4 बार वो गाना उनका गाया। और वो शो ख़त्म होने के बाद मेरा मतलब हमारा फ्लाइट था अगले दिन का, मतलब रोड ट्रैवल होता है पहले तो ना, राजस्थान जैसे इलाके में 2-3 घंटे का रोड ट्रैवल होगा, फिर आप एयरपोर्ट पहुंचोगे, फिर आपको लेकिन सुबह निकलना था हमको। मैंने वहाँ से पैकअप किया, बैंड मेंबर्स को समझाया, गाड़ियाँ बुलवाई, रात में गायब। दिल्ली में होते या अपने किसी शहरी एरिया में होते तो मदद मिलना या कुछ भी होना बड़ा इजी हो जाता है ना, दोस्त आ जाए। अलग एरिया में थोड़ा सा डर भी लग जाता है, बहुत डर लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे रोड्स पे लाइट तक नहीं होती वापस जाते वक्त, है ना। हाईवेज पे भी उतनी लाइट नहीं होती, अभी धीरे धीरे पहुँच रही हैं चीज़ें,
लेकिन अभी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे नहीं है। नहीं है अभी, राजस्थान में काफ़ी नहीं है। हाँ, तो वैसा ही कुछ हुआ, हम रातों रात वहाँ से निकला, हम एयरपोर्ट पे जाके सो गए, वैसा हुआ हमारे साथ। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ, और मैं कहूँगा कि मेरे लिए तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं आगे के लिए तैयार रहूँगा इन चीज़ों के लिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी कि इंडिया में बहुत टैलेंट है सिंगिंग का। सो अभी रियलिटी शोज़ में लोग जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, नहीं मिल पाता, वापस आ जाते हैं, सबको मौका नहीं मिल पा रहा है, उस पर आपको क्या कहना है? मैं अगेन अपने ही एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊंगा आपको। हालांकि सबका अलग अलग होता है। मेरा रियलिटी शोज से रिलेटेड जो मेरा एक्सपीरियंस है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है ना। कुछ लोगों का अच्छा भी होता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि रियलिटी शोज़ के बाद आगे क्या वो कोई डिसाइड नहीं करता है, कोई नहीं बताता है, और सबको कंटेंट चाहिए होता है। तो जितने भी सिंगर्स ले जा सके ले जाते हैं, हर सिटी में है ना, ऑडिशन करते हैं, वो सब करते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूशन से लोग आते हैं, सेलेक्ट होके जाते हैं 100, 50, 25, लेकिन बहुत सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड होती हैं जो कि आपको वहाँ पे जाके ही पता लगेगा। रियलिटी शो का नाम रियलिटी शो होता है, लेकिन रियलिटी शो में रियलिटी होती है लेकिन बहुत कम होती है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यही करने वाली थी, बट आपने पहले से ही बता दिया। हाँ 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 तो हाँ, क्या क्या सवाल क्या था? यही था कि लोग में टैलेंट बहुत है इंडिया में, लेकिन स्ट्रगल करते हैं और उन्हें कुछ मिल नहीं पाता और वो फिर वापस आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्योंकि ना माइंड सेट हो गया है लोगों का रियलिटी शोज देख देख के ना, कि भाई यहाँ से ये प्लेटफॉर्म हमें कहीं पहुँचाएगा, जो कि एक हद तक ठीक भी है। आपको डायरेक्शन तो वो मिल जाती है वहाँ जाके। मतलब जैसे मैंने लगभग मैंने 18-19 रियलिटी शोज़ में, बहुत सारे लोगों का माइंडसेट हो जाता है रियलिटी शोज़ देख के कि ये प्लेटफॉर्म हमें कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर पहुंचाएगा, हमारे करियर को एक नई दिशा देगा, या हमें प्लेबैक सिंगर बना देगा। लेकिन ये सच्चाई नहीं है ना। ये एक ज़रिया ज़रूर हो सकता है, आप इससे सीख ज़रूर सकते हैं कुछ चीज़ें, लेकिन ये आपको एक बहुत बड़ा स्टार बना देगा, ये कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको खुद से ही बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो 17-18 रियलिटी शोज़ मैं गया हूँ। शुरुआत में मैं वही जैसे आम जनता करती है, 2-2, 2.5 किलोमीटर की लाइन लगी हुई होती है, और रात के 11-12 बजे आप चले जाते हो, सुबह 9 बजे ऑडिशन शुरू होते हैं, है ना। फिर आपने 12-13 घंटे जो अपने पसीने निकाले होते हैं ना, आपका गला बैठा हुआ होता है, आप कम सोए हुए होते हो, उसी के साथ आपको जाके ऑडिशन देना है ना। और 90% चांसेस यही है कि आप सेलेक्ट नहीं होंगे। ये मुझे पता लगा कम से कम 4-5 ऑडिशन देने के बाद। अच्छा। क्योंकि मैं 4-5 में रिजेक्ट हो चुका था तो रिजेक्ट होने के बाद ही इंसान को पता लगता है कि भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं, हमारी दाल निकलने वाली कुछ। उसी टाइम पे मैंने सोचना शुरू कर दिया, अभी नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। ओके। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी सोशल मीडिया वाला सीन चल गया है, उसकी वजह से लोगों को थोड़ा बहुत फेम मिल जाता है। हाँ बिल्कुल मिल जाता है। मैं कहूँगा थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी हद तक मिल जाता है। लेकिन हाँ, इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आजकल जो ज़माना है ना, वो पॉपुलर लोगों का है, ना कि अच्छे आर्टिस्ट का है। ये करेक्ट है ना। मतलब कि एक अच्छा आर्टिस्ट है जिसने 10 साल लगातार अपने टैलेंट के लिए अपने ऊपर मेहनत करी है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो सोशल मीडिया है, वहाँ पे आपको अतरंगी चीज़ें कर करके दिखानी पड़ती हैं, तो लोगों को बड़ा मज़ा आता है। और उसी सी चीज़ से, ऐसा नहीं कि बहुत बेकार चीज़ें भी, अच्छी चीज़ें भी होती हैं। एज एन आर्टिस्ट मैं अच्छी पेंटिंग्स की रील देखता हूँ, है ना। और बहुत ही डिफरेंट टैलेंट्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत अच्छा डांस करते हैं, वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छा डांस करते हैं ना, अलग अलग स्टाइल्स करते हैं, तो वो भी है। ठीक है, कुछ सिंगर्स हैं जो बहुत नेक्स्ट लेवल सिंगर्स हैं। लेकिन जो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो क्रिंज है मेरी तरफ से, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसमें आम जनता को वो मिल जाता है, क्या कहते हैं, एंटरटेनमेंट तो मिल जाता है, लेकिन उसमें कुछ तुक नहीं होता, है ना। कोई ज़्यादा तुक नहीं बनता कि क्या हो रहा है ना। आपस में जो झगड़ा हो रहा है वो डाल दिया,
है ना। आजकल वो व्लॉगिंग वगैरह चल रही है ना, आपने घर के अंदर मैंने खाना बनाया, ये बनाया है ना, मैंने अभी चाय बनाई है, आप पियोगे, वो सब मतलब बेकार की चीज़ें कि एक बंदे की 2 शादियाँ हो रखी हैं, वो अपनी जीवनी दिखा रहा है पूरी है ना, घर के अंदर दोनों बीवियों के आपस में झगड़े हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब समाज को भी बड़ा गुमराह करती हैं। मज़े तो आ रहे हैं देख के, लेकिन इसका मैसेज जो जाता है ना, वो इतना मतलब बिगाड़ता ही है। एक मैं अब बड़ा क्वेश्चन करना चाहूँगी, वो थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है कि क्या इंडस्ट्री, मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री में मैंने सुना है कि माफिया राज है, लेकिन क्या म्यूजिक इंडस्ट्री में भी है? माफिया राज से आपके क्या मायने हैं, आप बस मुझे इतना बताइए, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन माफिया करूँगा। राज में मतलब कि कोई एक हेड होता है जो कि वही कहता है कि भाई यही गाएगा और यही मूवी में गाएगा और कोई नहीं आ सकता, ऐसा कुछ? बिल्कुल, या नेपोटिज्म भी ले सकते हो आप इसमें? जी जी बिल्कुल। नेपोटिज्म को मैं कहूँगा सही मायने में, अगर नेपोटिज्म को अगर डिस्क्राइब करना हो, पहले मैं उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखो, अगर मैं शादी करूँगा, मेरा बच्चा होगा, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं उसके ऊपर कुछ करूँ, है ना, मैं उसको अपनी जगह भी बैठा सकता हूँ, है ना, वो ठीक है, चलेगा, मैं उसके लिए कुछ पैसे लगा दूँ, उसका बिजनेस स्टार्ट करा दूँ, या इंडस्ट्री में नॉर्मल मुझे लगता है नेपोटिज्म इतना खराब नहीं होना, खराब समझा जाता है पता नहीं क्यों, बट जैसे नॉर्मल लाइफ भी आप जीते हो, कोई बिजनेसमैन है भाई, वो अपने बच्चे को देके जाएगा ना। बिल्कुल सही बात है। तो इसका आगे मैं आपको बताता हूँ, अभी ये बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है। नेपोटिज्म ऐसे नहीं, नेपोटिज्म नहीं बोलूँगा इसको मैं, ठीक है, परिवारवाद आगे जाके आएगा, है ना। आप अपनी जगह दे सकते हो अपने बच्चे को, आप नए सिरे से उसके लिए पैसे लगा सकते हो, उसकी एजुकेशन पे पैसे लगा सकते हो, उसको एक जेंटलमैन बनाने के लिए पूरा जो भी आप करना चाहो कर सकते हो, है ना, अच्छी जगह पहुंचाने के लिए कर सकते हो। लेकिन अगर वो आप किसी का हक मार के कर रहे हो, वो एक्चुअल में नेपोटिज्म है। अब एक बच्चा जो बहुत ही ऐसी फैमिली से निकल गया है जहाँ उसके खाने के लाले हैं और वो यहाँ तक पहुँच गया, अब आपके पास तो सब कुछ है ना, आप तो सब कुछ दिलवा सकते हो, है ना, आप ये मौका नहीं तो अगला मौका दिलवा सकते हो कहीं ना कहीं। मतलब फ्लॉप आर्टिस्ट को भी 2-3 बार मौके मिल जाते हैं इंडस्ट्री में, क्यों? क्योंकि वो उनके, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा मेहनत करके आया है ना, पूरी ज़िंदगी उसने लगाई है, और उसका हक मार के जहाँ पे वो सिलेक्ट हो चुका है या सिलेक्ट होने वाला है और परफेक्ट है किसी एक रोल के लिए या किसी एक गाने के लिए, अब वहाँ पे कोई और सिंगर या कोई एक्टर आके आपका हक मार जाएगा, आपने अच्छा गाया हुआ है या आपने अच्छा प्ले किया हुआ है, अच्छा एक्ट किया हुआ है, फिर भी अगर आपने उसको नहीं सिलेक्ट किया है और किसी के कहने पर, अपनी यारी दोस्ती के चक्कर में, किसी भी चक्कर में आपने किसी का हक मार लिया है, ये बहुत बुरी चीज़ है। ये बहुत, पता है, बंदे का मोराल एकदम टूट चुका होता है। आपके बच्चे को संभालने के लिए लोग हैं। अब एक बच्चा जो इतनी मेहनत करके इतनी ऊपर आने की कोशिश किया और वो यहाँ तक पहुँचा है, उसके माँ बाप के पास इतना हिम्मत है भी कि नहीं, या उसके माँ बाप तो शायद वापस जाने के बाद ये बोल दें, हम तो पहले ही बोल रहे थे भाई, देख ले यहाँ पे तो ऐसे होता है ना। तो बोलते भी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को बोलते हुए, मुझे बोला है मेरे माँ बाप ने, क्योंकि मैं, जैसे कि मैंने बताया, मैं कितनी बारी रिजेक्ट हुआ हूँ और अभी भी कॉन्टिन्यूसली हो रहा हूँ, लेकिन अभी मैं सीख गया हूँ, रिजेक्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग टूट जाते हैं अंदर से। वो जो काम कर रहे होते हैं वो छोड़ देते हैं उसको, फिर वो नौकरी पेशा हो जाते हैं। सबका मोराल एक जैसा नहीं होता। हाँ, सब इतने स्ट्रांग नहीं होते, शायद वक्त उनको उतने स्ट्रांग बना नहीं पाता, और एक समय के बाद वो अपने टैलेंट को छोड़ देंगे, या फिर वो बोलेंगे मुझे परफॉर्मर नहीं बनना, छोड़ यार मैं टीचर ही बन जाता हूँ, है ना, चल सरकारी नौकरी मिल जाएगी, अपना एक सिक्योरिटी रह जाएगी, है ना। तो ऐसा कर देते हैं लोग। तो नेपोटिज्म म्यूज़िक के अंदर मैं कहूँगा कि थोड़ा कम है, उतना नहीं है जितना बाकी जगहों पर है। हाँ, मतलब है ना, मतलब है तो थोड़ा हम लोग बहुत। शुरू करेंगे रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर में आपको एक शब्द में जवाब देना है बस। अच्छा, एक शब्द में? म्यूजिक रियलिटी शो, 1 वर्ड। एक्सपीरियंस। नेपोटिज्म क्या म्यूजिक इंडस्ट्री में भी एग्जिस्ट करता है, सॉरी?
यस, इन अ वे थोड़ा बहुत यस। फेवरेट प्लेस टू हैंग आउट? मेरा घर। मेलोडी और रैप? मेलोडी। एक सिंगर जो डिजर्विंग है लेकिन अभी तक वहां तक नहीं पहुंच पाया? मैं हूँ ना, पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे आप पता लेकिन है। बहुत काफी 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 पहुंच गए हो आप। हाँ, एंड फीमेल सिंगर क्रश? वो हिंदुस्तान से नहीं है, उनका नाम है कुर्तुल्लेन बलूच। मैंने पहली बार सुना। पाकिस्तानी सिंगर है, ओके फैबुलस सिंगर। ओके। सोनू निगम और अरिजीत सिंह? टफ। यार ये क्वेश्चन बदल दो प्लीज, क्योंकि मतलब ये तो आपने वो वाली बात कर दी ना, भक्त और भगवान वाली। एक भक्त शिरोमणि, मतलब एक भक्त वत्सल है, हाँ, जैसे राम और हनुमान जी को ले लो ना, वैसे वाला है ना। एक समझ गई मैं। अरिजीत खुद सोनू निगम को इतना बड़ा मानते हैं और हम अरिजीत को इतना बड़ा मानते हैं, है ना। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे टाई है। डिप्लोमेटिक। ऐसा ही कह लो। एक सिंगर या फिर म्यूजिक डायरेक्टर या कोई भी म्यूजिक इंडस्ट्री जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं? मैं सलीम मर्चेंट सर के साथ काम करना चाहता हूँ, और मुझे थोड़ा सा मौका मिला भी है करने के लिए, और मैं उनके लिए कुछ तो करके आया हूँ। वो अलग बात है, वो आएगा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, मतलब लाइन में लगी होती हैं, लेकिन उनकी नज़र में मैं आ चुका हूँ। तो मैं चाहूँगा कि फिर हो जाएगा। सलीम मर्चेंट सर मुझे सो अभी हम लोग ना पॉडकास्ट खत्म कर रहे हैं, मैं बस अपनी लाइन बोल देती हूँ और फिर आपको थोड़ा थोड़ा सा गा देना है बस। आप अच्छी सी कोई गज़ल या कुछ भी ऐसा जो आपका फेवरेट हो। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं आप पे शिफ्ट कर रही हूँ। जी जी, ये गाना मुझे बड़ा पसंद है, मैं गा रहा हूँ आप सभी के लिए, और बहुत सारे लोगों को पसंद होगा, मुझे पता है, क्योंकि जब भी मैं रियलिटी शो कह रहा हूँ, मैं जब भी अपने शोज़ में गाता हूँ तो मेरे साथ गाते हैं सब, तो अब भी ज्वाइन कर सकते हो चाहो तो। दीदार को तेरे तरसे नयन ये देखे तुझे जो ये मुस्कुराए, होने लगा जो दिल को है मेरे, लफ्जों में कैसे तुझको बताएं, मंजूर तेरे दिल से है मांगे, टूटे कभी ना बांधे जो धागे, तू ही है मेरा जुनू बन गया, मेरा तू एक तू ही सुकून बन गया, मेरा तू एक तू ही सुकून बन गया।